हेलो दोस्तों, मैं पी.के. सक्सेना, रिटायर्ड कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, आज पुनः आपसे कल्याणी आई.ए.एस. अकेडमी इंदौर के माध्यम से रूबरू हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे टॉपिक्स आजकल निबंध के टॉपिक्स पर लेक्चर चल रहे हैं। तो आज का जो निबंध का टॉपिक है वह है राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता ये टॉपिक है निबंध का, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसा कि दो भाग हैं, पहले राष्ट्रवाद है और फिर राष्ट्रीय एकता है। तो पहले राष्ट्रवाद का डिस्क्रिप्शन लेंगे, उसमें उसको डिस्क्राइब करेंगे, राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद के रूप, इनका महत्व, है ना। फिर उसके बाद राष्ट्रीय एकता की परिभाषा, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाधक होती हैं, और लास्ट में उपसंहार को लिखेंगे। इस तरह से अपना ऐसे पूरा हो जाएगा। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता दो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि एक से दूसरे की महत्ता बढ़ती है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मैंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसे आपको पढ़ाता चलूँगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता ये क्या है। पहले राष्ट्रवाद, ये टॉपिक इकट्ठा है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता इकट्ठा टॉपिक है। तो इसमें दो भागों में है। तो पहले राष्ट्रवाद को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद मतलब कोई भी वाद होता है जो जैसे साम्यवाद, फलानावाद, आर्थिकवाद, ये तो इसी तरीके से राष्ट्रवाद मतलब ये एक भावना है। किस तरह की भावना है ये? अपने राष्ट्र के प्रति एक अटूट भावना है। कैसा भी हो, हमारा देश है, हम देश के हैं, ये एक राष्ट्रवाद की भावना होती है जो अपने देश से जुड़ी होती है। ये एक प्रकार की समूह भावना है, मतलब ऐसा नहीं ये हमारी मेरी अकेली हो या आपकी अकेली, ऐसा नहीं। ये एक सामूहिक भावना है। देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की एक भावना अपने देश के प्रति जुड़ी होती है। तो राष्ट्रवाद की भावना को एक सामूहिक भावना कह सकते हैं। ये भावना हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है। देश के नागरिकों का क्या कर्तव्य है? अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा बनाए रखें। कैसा भी राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र है, हमें उसके प्रति अपनी निष्ठा रखनी है और उसके लिए हर त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब त्याग के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कोई अगर त्याग करने की ज़रूरत आती है, देश हमसे मांगता है कि ये आप सेक्रीफाइस करिए, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति अटूट प्रेम की भावना है। ये भावना एक सामूहिक भावना है और ये क्या सिखाती है? इस भावना के अंतर्गत हमें अपने देश के लिए एक तो निष्ठावान रहना चाहिए और उसके लिए किसी भी तरह का त्याग करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ठीक, ये हो गया राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की भावना प्राचीन काल से ही रही। भारत हो या कोई भी देश हो, प्राचीन इतिहास अगर उसका उठाकर देखेंगे तो चाहे वो राज्य हो या थोड़ा सा क्षेत्र हो, उस देश के नागरिकों की उस राज्य या उस क्षेत्र के प्रति हमेशा निष्ठा रहती थी। आज राष्ट्र बड़ा हो गया, पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो उस राजा के प्रति लोग निष्ठावान होते थे। उनका जो राजा होता था, छोटा सा राज्य था, उसके प्रति त्याग की भावना उनके अंदर रहती थी। तो ये प्राचीन काल से ये भावना, ऐसा नहीं कि आज की है, ये प्राचीन काल से चली आ रही एक भावना है कि राष्ट्र के प्रति हमें निष्ठा रखना है और उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार रहना है। राज्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, जनता की उसके प्रति प्रतिबद्धता रहती ही थी। वही मैंने समझाया, छोटे छोटे राजा होते थे लेकिन उनकी अपने वहाँ के निवासियों की अपने राजा के प्रति एक निष्ठा रहती थी। युद्ध लड़ना है दूसरे राजा से तो तैयार रहते थे, जो भी त्याग करना है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना पुरानी भावना है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। राज्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, जनता की उसके प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता रहती ही थी। प्राचीन समय से ही राष्ट्रवाद की भावना का अर्थ संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज एवं सांस्कृतिक परंपराओं को मान्यता प्रदान करना। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, वहाँ की परंपराएं होती हैं, सभ्यता होती है। तो राष्ट्रवाद की भावना के अंतर्गत इन चारों चीज़ों को, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, उनको मान्यता देते हैं वहाँ के निवासी और उनके अंतर्गत अपना आचरण करते हैं। तो ये राष्ट्रवाद की भावना हमें इन चारों चीज़ों के प्रति
मान्यता प्रदान करते हुए देश को एकता के सूत्र में बांधकर रखता है। राष्ट्रवाद की जो भावना है उसके प्रति सांस्कृतिक परंपराओं, धर्म, रीति रिवाज एवं संस्कृति का सम्मान करते हुए एकता के सूत्र में बांधकर रखना रहा है। मतलब राष्ट्रवाद की भावना का क्या उद्देश्य रहा है कि ये राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध के रखती है, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। राष्ट्रवाद की भावना से ही राष्ट्रवादी प्रेरित होकर एक निश्चित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। राष्ट्रवादी मतलब वहाँ के नागरिक, जो हमारा राष्ट्र है, हम यहाँ के राष्ट्रवादी। तो ये सब लोग निर्माण जब प्रेरित होते हैं इस भावना से कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, तो राष्ट्रवाद की भावना से ही राष्ट्रवादी प्रेरित होकर एक निश्चित और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं और तब संसार में अपने लिए एक खास पहचान बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे देश की एक खास पहचान बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग जाने कि भारतवर्ष क्या, तो मतलब कि जिसका जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो सशक्त रूप से स्थापित कर सके और उसकी एक अलग पहचान बन सके। तो राष्ट्रवाद की ये एक भावना होती है जिसके तहत ये सब कुछ हो सकता है। ये भावना यदि वहाँ के नागरिक रखेंगे तो देश एकता के सूत्र में बंधा रहेगा, वो सशक्त होगा और अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग से पहचान बनाने में कामयाब होगा। राष्ट्रवाद के रूप, राष्ट्रवाद के निम्न रूप माने जा सकते हैं। एक जातीयता के आधार पर है, एक राज्य के संविधान के आधार पर है, विदेशियों के प्रभुत्व से और धर्म के साथ समीकरण। 4 तरह का राष्ट्रवाद होता है। एक जातीयता पर आधारित राष्ट्रवाद होता है। सारे उस देश में जितने भी एक जात के लोग हैं वो सभी जात के लोग अपने अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और जात के आधार पर चाहते हैं कि हमारा देश शीर्ष स्थान पर आ जाए। राज्य और उसके संविधान के प्रति निष्ठा का भाव होना। राज्य हो या राष्ट्र हो, हमें जो संविधान है उसको स्वीकार करना है और उसमें जो भी चीज़ें बताई गई उनके प्रति निष्ठावान रहना है। तीसरा है विदेशियों के प्रभुत्व से आज़ादी की भावना के तहत भी राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता है। जो विदेशी आक्रांता होते थे वो राष्ट्र को गुलाम बनाने के उद्देश्य से आक्रमण करते थे, तो उनसे अपनी सुरक्षा करना है तो सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। यानी राष्ट्र हमारा है और हम राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उनका विरोध करेंगे एकत्र होकर, तो हम सफल हो जाएंगे। तो विदेशियों के प्रभुत्व से आज़ादी पाने के लिए भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। धर्म के साथ समीकरण। कोई भी राष्ट्र है जब तक वो धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा वो पूरक नहीं होगा। तो राष्ट्रवाद में एक जो आवश्यक तत्व होता है वो ये होता है, राष्ट्र और धर्म को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तभी ये भावना पनपती है और देश मजबूत हो सकता है। राष्ट्रवाद की जो भावना इंसान के अंदर आती है उसमें कौन कौन से तत्व सहायक हो सकते हैं जिनसे बढ़ावा मिलता है, देखिए उन पर चर्चा करते हैं। आइए, राष्ट्रवाद की भावना को उत्प्रेरक एक कैटालिस्ट, एक पदार्थ होता है जो उत्प्रेरण का काम करता है। किसी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ डाल देते हैं तो उत्प्रेरक हो जाती है, जो चीज़ बनना चाहिए वो जल्दी बन जाती है, किसी कारण से कोई ऐसी क्रिया हो जाती है उस पदार्थ के का। तो अपने को इस भावना को जो प्रेरित होने के लिए जो तत्व मिलते हैं वो कौन कौन से तत्व होते हैं? एक जातीय एकता। जातीय एकता एक ऐसा कारक है जो एक जाति एक राष्ट्र की भावना को जन्म देता है। कोई राष्ट्र ऐसा हो सकता है वहाँ केवल एक ही जाति हो, तो सारे एक जात के लोग इकट्ठा होकर राष्ट्रवाद की भावना के तहत अपने देश के प्रति निष्ठावान हो सकते हैं। भाषा की एकता। भाषा एक ऐसा कारक है जिसके प्रति हर देश के नागरिक को अपनी भाषा पे गर्व होता है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में भाषा ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वही अपनी भाषा पर गर्व की भावना हर देशवासी में होती है। हमारे देश में तो यद्यपि बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय भाषा है
राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता दी गई है। तो हमारे अंदर अपने भाषा के प्रति जो गौरव का भाव होता है वो भी एक राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करता है। तीसरा, धार्मिक एकता। राष्ट्रवाद की भावना में धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कितने भी तरह के धर्म हों देश के अंदर, लेकिन हर धर्म को मानने वाला नागरिक अपने धर्म को तो मानता ही मानता है, दूसरे धर्म की इज्जत करता है, उसका भी सम्मान करता है। और उस भावना के तहत धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारे अंदर, चूँकि हमारे राष्ट्र के अंदर वो धर्म है, तो हम सब धार्मिक लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि अपने राष्ट्र के लिए, भलाई के लिए काम करें। तो धर्म की आस्था के प्रति भी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। सम्मान की भावना से देश एकता के सूत्र में बंधा रहता है। मतलब हर जगह एकता एक ऐसा तत्व आता है, भाषा का हो, क्षेत्र का हो, धर्म की हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर इसमें सब लोग एक हैं तो वो राष्ट्रवाद बड़े अच्छे तरीके से सफल होता है। संस्कृति, बहुत सारी प्राचीन संस्कृतियां हैं, सब अपनी अपनी संस्कृति है, हमारी अलग है, आपकी अलग है, लेकिन सबकी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। अपनी संस्कृति है, ठीक है भाई, उसकी संस्कृति है, वो उसको फॉलो कर रहा, हमारी संस्कृति, हम अपना, हमारी परंपराएं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सबका अपना मत होता है, सबको स्वतंत्रता है, तो हमें आपस में एक दूसरे की संस्कृति का और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। यदि एक दूसरे की परंपराओं का और संस्कृति का सम्मान करेंगे तो भी देश में एकता बनी रहेगी और एक शक्तिशाली राष्ट्रवाद की भावना उभर कर राष्ट्र के प्रति सामने आएगी। चलिए, राष्ट्रवाद खत्म हो गया, अब राष्ट्रीय एकता क्या चीज़ है। एक राष्ट्रवाद तो एक भावना हो गई, अब राष्ट्रीय एकता क्या है इसको भी देखते हैं। यहाँ पर मैंने, एक कवि हैं हमारे, उन्होंने कुछ देश के लिए, नागरिकों के लिए कुछ भावनात्मक शब्द कहे हैं जिनका मैं यहाँ उल्लेख करूँगा। इन्वर्टेड कॉमा में है, आप लिखेंगे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं। पहले उसको पढ़ते हैं फिर उसका मतलब जानते हैं। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। निज का शब्द होता है स्वयं, खुद का, अपना। जिसको ना निज गौरव मतलब जिस व्यक्ति को अपना स्वयं का गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अपने गौरव का और अपने देश का जिसे अभिमान नहीं है, वो क्या है? वो नर नहीं पशु निरा है, यानी वो आदमी नहीं है। जिसमें अपने देश के प्रति गौरव की भावना नहीं है, अपने स्वयं के प्रति गौरव की भावना नहीं है, वो व्यक्ति आदमी नहीं है, पशु के समान है, यानी जानवर के समान है, उस और मृतक समान है। एक तो जानवर के समान है और जानवर भी कैसा? मरा हुआ जानवर, जिसका कोई उपयोगी नहीं हो सकता। ये कोई हिंदी के बड़े कवि थे जिनके द्वारा ये कहा गया था, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। तो यानी राष्ट्रीय एकता, अपने देश के प्रति हमें सम्मान का भाव रखना चाहिए और उसके प्रति निष्ठा रखना चाहिए, तो ये एकता बनी रहेगी तो हमारा देश आगे जा सकता है। इसकी भाषा को, परिभाषा को और देखते हैं विस्तृत रूप में, अर्थात ये उनका पंक्तियाँ लिख दी। उसके बाद, राष्ट्रीय एकता हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और प्रत्येक देशवासी को देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। कैसा भी देश हो हमारा, पिछड़ा है, एडवांस है, जो कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, हमारा है, मेरा देश है, मुझे मेरे देश पर गौरव है, वो कैसा भी हो। तो ये एक राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है देश के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने से। राष्ट्रीय एकता वो भावना है जिसके तहत भाषा, जाति, धर्म के नाम पर प्रत्येक नागरिक आपसी एकता के सूत्र में बंधा रहता है। ये धर्म, भाषा, इससे भले ही विभिन्नता हो, लेकिन इसमें अगर अपन एक रूप से बंधे हुए हैं तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्र के प्रति एकता का भाव रखते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म, जातियाँ, संस्कृतियाँ, अपने देश के बारे में वो मुहावरा दिया जाता है कि विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हैं, फिर भी एकता में अनेकता। भारत देश एकता में अनेकता का देश है, ये एक मुहावरा
पढ़ा जाता है, कहा जाता है। सही है, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लेकिन सब लोग साथ में रह के उनको एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सबका त्यौहार हर कोई मनाता है। ईद मिलने हम जाते हैं, दिवाली मिलने मुस्लिम भाई आते हैं, सब एक दूसरे को, ईसाइयों पे को अपन चर्च की 25 दिसंबर की बधाई देते हैं। यानी कुल कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न तरह की जातियां, विभिन्न तरह के धर्म हैं, लेकिन सब में एकता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है और एक दूसरे के प्रति प्यार है। तो इसलिए इन सब इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो ये राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है कि हाँ भाई, भारत के लोग जो है ना राष्ट्रीय एकता को मानते हैं, सभी में एकता दिखाई देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता ही भारत देश की प्रमुख विशेषता। बताया मैंने आपको कि एकता में अनेकता अपने देश की प्रमुख विशेषता है, और इतनी अनेकताओं के बाद भी हम सब एक सूत्र में बंधे रहते हैं। तो एकता में आपसी भाईचारे की भावना आवश्यक तत्व होता है और वो हम उसको बनाए हुए हैं। राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व होता है? अगर राष्ट्रीय एकता नहीं होगी तो देश कहाँ जाएगा, इसकी कल्पना करना भी बड़ी भयावह होती है। करें कल्पना कि यदि देश बिखरा हुआ हो, एकता ना हो वहाँ के लोगों में, तो देश की स्थिति क्या होगी? ये केवल कल्पना करने की चीज़ है। वास्तव में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है? तो राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या है? देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक होती, मतलब जो भी जितने भी नागरिक हैं देश, उन सबको राष्ट्रीय एकता की भावना रखना चाहिए। हर नागरिक के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। देश को आंतरिक रूप से मजबूत, अगर अंदर से मजबूत करना है और बाहर से उसकी सुरक्षा करना है, एक तो अंदर से उसको मजबूत करना है और बाहर से भी सुरक्षित करना है, तो सारे नागरिकों को एकता के सूत्रों में बंधे रहना होगा। क्योंकि अगर सब लोग एकत्रित एकता के सूत्र में नहीं बंधे तो उसका कोई फ़ायदा उठा सकता है, हमको बरगला सकता है, हमारे देश के प्रति हमको दूसरे रास्ते पर, गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो अगर हम एकता के सूत्र में बंधे रहें तो ये बाह्य सुरक्षा नष्ट होने की संभावना खत्म हो जाती है और जो आंतरिक सुरक्षा है वो भी बनी रहती है, क्योंकि अराजकता नहीं फैलेगी अगर सब लोग एक दूसरे की जाति का, धर्म का सम्मान करेंगे। तो प्रत्येक नागरिक के लिए दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक तो आंतरिक सुरक्षा बनी रहे और देश बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षित रहे। तो हम सबको एक रहना बहुत ज़रूरी है। देश को आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक रूप से मजबूत करने के लिए राष्ट्र की एकता परम आवश्यक है। मतलब चाहे उसको विस्तार की दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखें या आर्थिक दृष्टि से देखें, अगर तीनों रूपों से देश को मजबूत करना है तो हमें अपने एकता बनाए रखनी होगी। यानी राष्ट्र की एकता बहुत ही आवश्यक चीज़ है अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है। इसी एकता की भावना से एक मजबूत, उन्नत और समृद्धशाली देश की स्थापना हो सकती है। यानी अगर राष्ट्र की एकता का भाव हम लेके चलेंगे तो इस एकता की भावना का रिजल्ट क्या होगा? एक देश मजबूत, उन्नत और समृद्धशाली बन सकता है। अब राष्ट्रीय एकता है तो जरूरी, लेकिन इसकी अपने देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करने के मार्ग में बाधाएं बनती हैं, अवरोध होती हैं। किसी चीज़ के काम को सफल बनाने के लिए जैसे कुछ समस्याएं या विरोधी तत्व आ जाते हैं, ऐसे इस एक राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने के लिए या एकत्रित ना होने के लिए कुछ कारक होते हैं जिन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारक तो है सांप्रदायिकता। हमारे देश में सांप्रदायिकता का जहर इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्यों फैला हुआ है हमारे, जबकि देखिए सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए एक नासूर बन गई है। ये ऐसा कारक है जो आपसी फूट में वृद्धि कर समाज को विभाजित कर देता है। ये
तब भी है जबकि हमारे एक इकबाल शायर हैं जिन्होंने क्या लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कितनी बड़ी चीज़ उन्होंने कही। मजहब यानी धर्म जो है आपसी बैर भाव को नहीं सिखाता, वो तो प्रेम भावना को जगाता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उसका आगे भी है, हम बुलबुलें हैं इसकी गुलसिता, उसका विषय विशेष से चूँकि संबंध नहीं है इसलिए उतने ही शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसके बावजूद भी देश में कुछ कट्टरपंथी और स्वार्थवादी नेता होते हैं जो इस सांप्रदायिकता की भावना को भड़काते हैं और समाज को विभाजित करने में लगे रहते हैं। तो ये जो पहला कारक सांप्रदायिकता का है, ये राष्ट्र की एकता को पनपने में बाधक बनता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि सांप्रदायिक एकता के बहकावे में ना आए और एकता के सूत्र में बंधे रहें ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। दूसरा वही भाषा का विवाद, मेरी तमिल भाषा अच्छी है, हिंदी भाषा अच्छी है, उर्दू भाषा अच्छी है, ये विवाद भी अपने देश में फैला हुआ है जो एकता के सूत्र में बांधने में अवरोध पैदा करता है। लोग भड़कते हैं, लोगों को भड़काऊ लोग होते हैं, अरे ये ऐसा है वैसा, इस भावना को, ये हमारी भाषा होना चाहिए, वैसी भावना। इसलिए का हर व्यक्ति को हर भाषा श्रेष्ठ है, हर एक के विचार श्रेष्ठ हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है? एक दूसरे की भाषा का सम्मान करने की। सभी भाषाएं अच्छी हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी सम्मानीय हैं। हमारा दायित्व है कि हम हर भाषा का सम्मान करें और दूसरे का भी ये सम्मान है कि वो भी हमारी भाषा का सम्मान करें। माने ये आपसी एक उत्तरदायित्व है कि हमें एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, किसी को हिकारत की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, नीच भावना से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये भाषा विवाद बना रहेगा तो एकता के सूत्र में बंधने में समस्या आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो दूसरा कारक क्या होता है? राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बंधने के लिए अगर दूसरी कोई बाधा है तो वो है भाषा विवाद। तीसरा प्रांतीयतावाद। छोटे छोटे राज्य, बहुत सारे राज्यों की मांग होती रहती है, हमारा ये हिस्सा अलग कर दिया जाए, हमारा ये, कुछ हो गए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, ये होता रहता, चलता रहता है। ये जो क्षेत्रीय प्रांतीयता की भावना है ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक बनती है। ये भी एक ऐसा कारक है या ऐसा तत्व है कि राष्ट्रीय एकता को के मार्ग में ये बाधा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि छोटे छोटे प्रांतों के निर्माण से देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। जितने छोटे छोटे राज्यों में देश विभाजित हो जाएगा उसकी अखंडता को और उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। तो अंचल विशेष के रहवासियों द्वारा पृथक अस्तित्व की मांग जो है ना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रहार करती है। थोड़ा सा लिटरेरी भाषा ली गई है, साहित्यिक भाषा, क्योंकि ऐसे लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में लिखना है तो थोड़ी सी लिटरेचर भाषा में लिखना पड़ेगा, साहित्यिक भाषा में। वही लिखा है, अंचल विशेष के रहवासियों द्वारा, यानी जो प्रांतीय, वही हम इस अंचल के हैं, वो इस अंचल के, पृथक अस्तित्व की मांग। हर कोई देखो जो इस भावना से प्रभुत है, अपने क्षेत्रीयवादता की भावना से अभिभूत है, वो हमेशा अलग होने की मांग करता है, मैं इस प्रदेश से अलग हो जाऊँ। तो ये भावना या पृथक अस्तित्व की मांग राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर प्रहार करती है, यानी ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा बनती है। जातिवाद आखिरी कारक है, जातिवाद। जातिवाद की समस्या भारत देश में प्राचीन समय से चली आ रही है। जातियों में बटा हुआ है देश, हजारों जातियां हैं, सैकड़ों जातियां हैं, और जातियां बन गई, ऊंच जाति हो गई, नीच जाति हो गई, समाज बटा हुआ है इन सब चीज़ों में, और वो आज तक भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। जातिवाद की समस्या प्राचीन काल से थी, आज तक बनी हुई है। इसमें हम आपको कोई इसमें वो है ही नहीं ये मानने में कि आज भी देश की स्थिति वही है, जातियों में बटा हुआ है। और यह विवाद एक तो सामाजिक अराजकता को जन्म देता है, और चूंकि एकता के सूत्र में बंधने में बाधा है तो राष्ट्रीय एकता के ना होने से उसकी सुरक्षा पर भी खतरा पैदा करता है। तो
हमारा क्या कर्तव्य हो जाता है कि ये जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, इनको हमें दूर करना है। ये हम देशवासियों का कर्तव्य हो जाता है। अब ये तो बाधाएं हो गई। अब अगर राष्ट्रीय एकता को हमको बनाए रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है, तो उसके लिए क्या क्या कारक हो सकते हैं, किन चीज़ों को ध्यान दिया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में निम्न कारक महत्वपूर्ण, यानी हमारे जो काम हैं, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं, हम कर सकते हैं वो काम जिनसे राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। पहला क्या है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म की भी इज्जत और सम्मान करेगा, उसको मान्यता देगा, तो देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी और कहीं से कहीं तक भी हमारे देश की अखंडता को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ठीक है। सर्वहिताय की भावना, दूसरा काम हम आप सब नागरिक क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के हित की भावना रखें, अपनी स्वार्थ भावना से ऊपर उठें। किसी को सहायता की ज़रूरत है तो उसकी सहायता करें, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल अपना स्वार्थ ना देखें। सबके हित का की भावना अगर अपने दिल में हम रखेंगे और सभी नागरिक इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो अलगाववाद की समस्या खत्म हो जाएगी और राष्ट्रीय एकता की भावना स्थापित हो सकेगी। यानी यदि देश का प्रत्येक नागरिक स्वार्थ पूर्ति की भावना से ऊपर उठकर दूसरे नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाए, तो ये भावना अलगाववाद की भावना को समाप्त कर देगी और राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करेगी। शिक्षा का प्रसार, भारतीय समाज अभी काफ़ी अशिक्षित समाज की श्रेणी में है, शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है। तो शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तत्व होता है शिक्षा। यानी यदि नागरिक शिक्षित हैं तो वहाँ पर उन्नति और विकास जल्दी होता है। तो शिक्षा व्यक्तित्व का विवेक परिष्कृत करती है, जो उसके मन को उदार और दृष्टिकोण को व्यापक बनाता। जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो थोड़ा सा विकसित दिमाग का होता है, तो उसका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, संकुचित नहीं रहता, उसका विस्तृत दृष्टिकोण हो जाता है। वो कई चीज़ों के बारे में एक साथ सोच सकता है, दूसरों के बारे में भी सोच सकता है। तो इसलिए शिक्षित होना व्यक्ति का जरूरी है। तो यदि हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो ये भी एक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करने में सहायक होगी। तो शिक्षा का प्रसार भी जरूरी है। स्वच्छ राजनीतिक वातावरण की स्थापना, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो की जा सकती है और जो यदि हो जाए तो हमारा देश काफ़ी सुरक्षित हो सकता है। स्वच्छ राजनीतिक वातावरण की स्थापना, राजनीति यदि स्वच्छ हो जाए, साफ हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। राजनीति को कहते हैं बड़ी गंदी चीज़ है, राजनीति में बड़ा गंदगी का वातावरण फैला, अपराधी लोग भी राजनीति में आ जाते हैं, ऐसा वैसा। तो यदि राजनीतिक वातावरण अगर स्वच्छ हो जाए, ये स्वच्छ कैसे होगा? कतिपय कट्टरवादी नेता जो जातीय, देश और धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं, यदि ऐसे नेताओं का बहिष्कार कर दिया जाए पूर्ण रूप से, कट्टरवादी लोग और स्वार्थवादी नेताओं का अगर पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया जाए, जो अपने आप को किसी धर्म विशेष का, जाति विशेष का या किसी समूह विशेष का मसीहा बताते, यदि ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दिया जाए तो स्वच्छता का वातावरण बन जाएगा, राजनीति स्वच्छ हो जाएगी, भावनात्मक एकता बनेगी और एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज की स्थापना की जा सकती है। ये ऐसे कारक थे जिनको हम करके अपनी देश की राष्ट्रीय एकता को बनाए रख सकते हैं। हर चीज़ के बाद अब वही लास्ट में जैसा उपसंहार लिखते हैं, कंक्लूज़न बोलते हैं, जिसको ऊपर जो भी विश्लेषण किया गया है उसके बाद क्या रिजल्ट है उसको यहाँ पर लिखते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यद्यपि विकास के साधनों में वृद्धि से भौगोलिक दूरी तो कम हुई है, लेकिन आदमी से आदमी की दूरी बढ़ती जा रही है। विकास हो रहा है तो आदमी से आदमी की दूरी
बढ़ती जा रही है, ये बात ठीक है। भौगोलिक दूरी मिट रही है, साधन तेज हैं पहुंचने के, गतिवान साधन, एक देश से दूसरे देश में पहुंच गए, एक शहर से दूसरे शहर। लेकिन इन सब चीज़ों का विकास का परिणाम क्या हो रहा है कि इंसान से इंसान की दूरी बढ़ रही है। अतः इस दूरी को मिटाने के लिए अधिक परिश्रम एवं प्रयास की आवश्यकता है। आदमी आदमी से दूर हो गया है, उसको पास लाने के लिए यानी एकता में बांधने के लिए बड़ा परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा, तभी व्यक्ति के अंदर देश के प्रति निष्ठा पैदा होगी और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित हो सकेगी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने शुरू में आपको बताया। ये ऐसा विषय है जिसमें दो चीज़ें ली गई हैं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राष्ट्रवाद है और एक तरफ राष्ट्रीय एकता है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं, राष्ट्रवाद से राष्ट्रीय एकता चलती है और राष्ट्रीय एकता अगर बनी रहेगी तो राष्ट्रवाद अपने आप चलता रहेगा। तो दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान है। एक में वाद जुड़ा हुआ है जिसको जन्म दिया जाता है। राष्ट्रवाद ये एक जन्म दी जाने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें एक वाद जुड़ा है, ठीक है। जबकि एक शब्द में एकता जुड़ा हुआ है और ये जन्मजात होती है। ये भावना केवल विकास करना है उसका, ये गुण, एकता का गुण इंसान में पैदाइशी आता है, जन्मजात भावना होती, इसको विकसित करना होता है। अतः हर देश के नागरिक का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो ऐसा आचरण करे जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिले, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद का सिद्धांत दृढ़ हो सके। यदि राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी तो राष्ट्रवाद का सिद्धांत बना रहेगा और इससे अपना देश क्या कहना चाहिए, मजबूती से आगे बढ़ सकता है। ये उपसंहार में लिखा, मैंने अपने शब्दों में इसे लिखा था, आपको समझाया। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इस टॉपिक को, कुछ मेरे शब्द लीजिए, कुछ अपने शब्द लीजिए। लेकिन काम जो करना है आपको, मेरे लेक्चर को सुनने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है, आपको पेन और कागज़ लेकर उसको लिखने की प्रैक्टिस करना है। मेरे आपने जो शब्द सुने उनको अपने कागज़ पर उतारिए। कितने शब्द मेरे उतार पाते हैं, फिर कितने शब्द आप उसमें अपने मिलाते हैं, ऐसे करके विषय विशेष के बारे में 1000 शब्दों का लेख लिखने की कोशिश करना है। आप, निबंध कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक वो कोशिश है जो विषय विशेष के संबंध में निश्चित शब्दों में कुछ वाक्यों को ढालकर पूर्ण किया जा सकता है। तो आप प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, मुझे सुनिए, अपने शब्दों को मिलाइए और एक विषय विशेष जैसे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता है, इसके संबंध में अपनी इच्छानुसार, अपने विवेकानुसार अपने शब्दों को ढाल के लिखने की कोशिश करिए। तो आप इस निबंध को आराम से और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। थैंक यू।